स्टूडेंट, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है। इसमें विभिन्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग कैसे समायोजना एंट्री कर रहे हैं, इसके संबंध में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप तो जानते हो कि साझेदारी के पुनर्गठन के समय हम लोगों को मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो मैं एक बार इसको रिपीट करते हुए जा रहा हूँ। देखो, ये ऐसा चैप्टर है जहाँ अगर आप बार बार किसी चीज़ों को कोशिश नहीं करोगे तो एग्जाम्पल देखकर क्वेश्चन आप बना लेंगे, ये तो सत्य है, बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो जितना जल्दी आप बना लिए ना उतने ही जल्दी आप भूल भी जाओगे। तो मैं चाहता हूँ ना कि बार बार मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हम आपको बार बार हाईलाइट भी करते रहें। तो चलिए, यहाँ आप देख रहे हो, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक तो जब ये देखते हो ऑडियो तो आपको समय मिलना चाहिए थोड़ा आपको देखने के लिए भी। तो अब यहाँ देखो क्या क्या काम आप लेखांकन कौन कौन से कार्यक्रम आप करते हो। तो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप लोग मुख्य रूप से अकाउंटिंग जो करते हो, जनरल रिजर्व के लिए अकाउंटिंग करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस इसका लेखांकन करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ये भी है। उसके बाद है, तो स्टूडेंट मैं एक करके बता दूं कि आप तीन चीज़ों के लिए जो अकाउंटिंग होता है ना, उसका मैंने आपसे दो मेथड की बात की थी। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट जो था ना, उसमें क्लोज द एबव अकाउंट, एबव से हमारा मतलब कि जनरल रिजर्व के खाता को क्लोज कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस अगर हो तो उसको कैसे क्लोज कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो तो कैसे क्लोज कर दोगे। तो पहले मेथड के अंतर्गत हम लोग जर्नल, तीनों का जर्नल हम लोग सीखे थे, आपको याद भी कर लेना है, तो ये इससे आपका आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट, इसी में दूसरा जो मेथड था नॉट क्लोज द अकाउंट, तो इसका भी क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन तक हम यहाँ लिखे हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन तक आप जो डिस्कस किए थे वो इसी तीनों से संबंधित किए थे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो नॉट क्लोज द अकाउंट एक दूसरा मेथड था। इस मेथड से भी क्वेश्चन आप बनाए हो। इसमें हमने आपको दिया था कि आंसर आप कैसे करेंगे। तो आंसर के लिए 3 स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस गेन निकालते थे, फिर जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे सेक्रीफाइस और गेन में, और फिर एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कर लेते थे तो आंसर हो जाता था। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक स्टूडेंट आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना। तो इसको आप रिपीट भी करते रहिएगा। चलिए, आज मैं आपको एक अगला लेखांकन का कॉन्सेप्ट है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब फिर उसके बाद होगा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक एक करके अभी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ आइए स्टूडेंट, जब साझेदार लाभानी अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं या किसी भी कारण से रिकन्स्टिट्यूशन होता है तो किसी भी कारण से रिकन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो एडमिशन के कारण हो, रिटायरमेंट के कारण हो, डेथ के कारण हो। अभी तो हम लोग साझेदार लाभानी अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं, तो इसके कारण से रिकन्स्टिट्यूशन में जो लेखांकन कार्य होते हैं हम उसको पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, अब जो हमारा
पॉइंट है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, जिस दिन साझेदार अपने लाभानी अनुपात में परिवर्तन करते हैं उस दिन संपत्तियों तथा दायित्वों के मूल्यों को रीअसेस्ड या रिवैल्यूड करना पड़ता है, अर्थात उसका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। जैसे बैलेंस शीट में जो भी संपत्ति हो या दायित्व हो, एसेट्स या लायबिलिटी होता है बैलेंस शीट में, और आज सभी साझेदार रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं तो आज की तिथि में, डेट में संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य क्या है? तो स्टूडेंट, पहले बैलेंस शीट में जो संपत्ति और दायित्व का मूल्य है वो क्या है, आज उसका मूल्य क्या है, दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं संपत्ति बढ़ गया है, संपत्ति का हम लोग बेस किसको मानते हैं? जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होता है उस तिथि को ही बेस मानते हैं। और बैलेंस शीट में जो संपत्तियां और दायित्व दी हुई है उसकी तुलना रिकंस्टिट्यूशन की तिथि पर जो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य हो गए हैं उससे करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है आज या घट गया है। तो इसके लिए हम लोग उसका गणना करते हैं, भाई कितना घट गया है मूल्य, नेट उसको जानते हैं हम लोग, शुद्ध उसका मूल्य निकालते हैं, कितना घट गया है या कितना बढ़ गया है। स्टूडेंट, ध्यान रहे कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन की गणना करने के लिए दो मेथड है, यहाँ भी अब दो मेथड है। तो पहला मेथड है कि हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, अर्थात संपत्तियां और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन का जो भी अमाउंट है, अर्थात जो भी रिवैल्यूएशन के कारण घट गया है, बढ़ गया है, कितना घटा कितना बढ़ा, इसको हम एक खाता खोलकर जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें हम लोग एंट्री करते हैं। जैसे कोई भी खाता हम लोग खोल लेते हैं, आप देखे ही होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो समझ लो अब यहाँ एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खुल रहा है। स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के संबंध में भी एक अलग ही डिस्कस करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से एक नॉमिनल अकाउंट है और ये साझेदारी के पुनर्गठन के समय बनता है। इट इज ए nominal account and prepared on time of reconstitution of partnership। स्टूडेंट, साझेदारी के पुनर्गठन के समय ये खाता बनता है। तो पहले मेथड के अंतर्गत अब खाता बनाने के लिए कुछ डेबिट करना होगा, कुछ क्रेडिट करना होगा। तो स्टूडेंट, अगर ये नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसके डेबिट में क्या क्या लिखेंगे? इसके डेबिट में वे सभी हानियाँ लिखेंगे जो संपत्तियों और दायित्वों के कारण उत्पन्न हुआ है, और इस खाते के क्रेडिट पक्ष में वे सभी लाभ लिखेंगे, गेन लिखेंगे जो इस संपत्ति और दायित्व के कारण पैदा हुआ है। अब स्टूडेंट, अलग अलग हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कब संपत्ति हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे जर्नल एंट्री कुछ लिखे हुए हैं, पहले इसको डिस्कस कर लीजिए। इस साइड को एसेट्स का मूल्य यदि बढ़ जाए तो इसको प्रॉफिट मानना चाहिए, इसके लिए जर्नल करना चाहिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखना चाहिए? यहीं जो एसेट्स रिवैल्यूड लिखे ना, तो यहीं लिख लीजिएगा बिंग एसेट्स रिवैल्यूड। अब आ जाइए, एसेट्स यदि घट जाए, कैसे पता चलेगा एसेट्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? देखो, कोई भी एसेट्स जैसे प्लांट बैलेंस शीट में 10,000 का है, अब बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट दिया रहता है उसमें प्लांट यदि 8,000 का हो गया
स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि पहले तो 10,000 का था, अब ये 8,000 का हो गया। इसका मतलब 2,000 डिक्रीज कर गया, संपत्ति के मूल्य 2,000 कम हो गए। तो इसके लिए क्या जर्नल करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट करेंगे। इसी तरह लाइबिलिटी के लिए अब आ जाते हैं स्टूडेंट। अब लाइबिलिटी इंक्रीज्ड। स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होगा कि संपत्ति अगर बढ़ जाता है तो लाभ कहलाता है, और अगर दायित्व बढ़ जाए, कर्ज बढ़ जाए, तो ये एक तरह से हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो संपत्ति बढ़ने के जो जर्नल करते हैं उसी के उल्टा अब यहाँ करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी मैं इंडिकेट कर दिया, हो सकता है बिल्स पेबल आपका बढ़ गया हो सकता है क्रेडिटर बढ़ गया हो सकता है कुछ और बढ़ गया हो। और भी लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी एक ग्रुप का डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कई लाइबिलिटी में तो कई चीज़ होते हैं, एसेट्स में भी कई चीज़ होते हैं, इंडिविजुअली यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा है, यहाँ ग्रुप वाइज हो रहा है कि भाई आप समझ सकते हैं। अब लाइबिलिटी इंक्रीज का फॉर्मूला आप देख लीजिए जर्नल, उसी तरह लाइबिलिटी डिक्रीज का भी आप यहाँ जर्नल देख लीजिए। तो लाइबिलिटी डिक्रीज का लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स स्टूडेंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होता है? अर्थात जो बैलेंस शीट में नहीं है वो एसेट्स अनरिकॉर्डेड होता है। जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में ना हो वो अनरिकॉर्डेड होता है, अर्थात वो एडजस्टमेंट में दिखाई देगा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर पैदा होता है तो उसका जर्नल क्या होता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ REV लिखने का मतलब रिवैल्यूएशन है, शॉर्टकट है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर हो तो उसका क्या जर्नल होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। स्टूडेंट, अब संपत्तियों और दायित्वों के हम लोग कौन मूल्य बढ़ा क्या घटा ये सब समझ गए। अब हम लोग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अब सभी को संपत्ति बढ़ी घटी, दायित्व बढ़ गया घट गया, अब सबका एक नेट फिगर हम लोग गणना करके उस रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाएंगे ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, जब हम तुलना करेंगे तो अगर क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से ज़्यादा हो गया तो ये लाभ कहलाएगा। संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन के कारण लाभ उत्पन्न माना जाएगा। तो इसके लिए हम सभी पुराने साझेदारों में, अर्थात पहले वाला साझेदारों में, अर्थात ओल्ड रेशियो में, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ABC पार्टनर है, यही लोग लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किए हैं, ओल्ड रेशियो में हम इसको बांट लेते हैं। अगर लॉस होता है स्टूडेंट, लॉस अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट के उल्टा जर्नल करते हैं। अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट के उल्टा जर्नल हम लोग कर लेते हैं। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको जर्नल याद करना पड़ेगा, फिर एग्जाम्पल पहले देखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब फिर मैं आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बता रहा हूँ, उसको देखना है। अब आ जाइए, ये तो एक मेथड हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब एक दूसरा मेथड है जो यहाँ देखिए आप, नॉट नीड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह एक दूसरा मेथड है भाई। साझेदार लोग चाहते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाए, ठीक है। तो अर्थात जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि जनरल रिजर्व के खाता को क्लोज कर दिया जाए तो उसका अलग एंट्री होता था। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इसके खाता को क्लोज ना किया जाए तो ये दूसरा मेथड हो जाता था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? नॉट क्लोज द अकाउंट में। तो उसी तरह यहाँ है स्टूडेंट, नॉट प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो समझ लो ऐसे ही करना पड़ेगा 3 स्टेप में। 3 स्टेप में जब करोगे
तो क्या करोगे, सेक्रीफाइस और गेन की आप गणना कर लो। उसके बाद क्या करो, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। स्टूडेंट, संपत्ति कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, दायित्व कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, तो फाइनली कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हो गया, इसकी गणना आपको करना है फाइनली। मान लीजिए हम आपको कहें कि ये वो प्लांट है 10,000 बढ़ गया है, मशीन है जो 5,000 घट गया है, तो इसका मतलब दो संपत्ति है, तो एक बढ़ गया है दूसरा घट गया है, तो नेट कितना हो गया, 5,000 बढ़ गया है, ठीक है ना, 5,000 बढ़ गया, तो बस यही हो गया। अब 5,000 जो बढ़ गया यही नेट इफेक्ट माना जाएगा, यही नेट प्रॉफिट माना जाएगा। संपत्तियों और दायित्वों के इस मूल्य परिवर्तन के कारण प्रॉफिट माना जाएगा। बस, तो जैसे जनरल रिजर्व को फिगर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का वो फिगर होता है जिसको आप लोग सेक्रीफाइस गेन में बांट लेते हो, उसी तरह यहाँ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की गणना करके एक फिगर बनाओ। भाई एक संपत्ति बढ़ी एक घटी, एक बढ़ी एक घटी, एक दायित्व बढ़ी घटी, सबको नेट कर लो भाई, आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो एक फिगर बना लो कि 5,000 रुपये बढ़ा, 5,000 प्रॉफिट हुआ, या 5,000 लॉस हुआ, या 15,000 प्रॉफिट हुआ, या 20,000 प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, गणना करके आप कॉमन सेंस रखते हो, आप गणना करो कि कौन संपत्ति बढ़ा घटा तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। कॉमन सेंस यूज करके आप एक फिगर निकालो, रफ करके निकालो, ठीक है, और तब जाके कैलकुलेट हो गया आपका एसेट्स और लायबिलिटी का परिणाम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का गणना कर लिए। और उसके बाद वहीं जैसे नॉट को लॉस द अकाउंट में जनरल रिजर्व वाला था, प्रॉफिट एंड लॉस था, तो वैसे ही अब इसी फिगर को आप लोग गेनिंग में सेक्रीफाइसिंग में बांट दीजिए। अर्थात सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो होगा उसको क्रेडिट कर दीजिए, गेनिंग पार्टनर जो है उसको डेबिट कर देना है। बस देखो, आप समझना चाहोगे, थोड़ा माइंड लगाओगे तो हल्का है, कंफ्यूज होगे, हाँ, इस ऑडियो को आप बार बार देखने का कोशिश करो, तब आप समझ पाओगे। आप चाहोगे कि एक बार सुन लिए हो गया, तो नहीं, एक बार देखो, उसके बाद एग्जाम्पल किताब खोलो, एग्जाम्पल में जाओ, इस कॉन्सेप्ट को देखो। स्टूडेंट, मैं आपको, यही किताब है, मैं आपको देखिए ये टोटल बताता हूँ। आइए देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 15 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कह रहा है, तो ठीक है, तो इसमें देखिए बुक वैल्यू दिया हुआ है, बुक वैल्यू दिया हुआ है बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू। तब बुक प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 50,000 है, और रिवाइज्ड का मतलब क्या होता है, रिकन्स्टिट्यूशन की तिथि पर इसका 40,000 मूल्य हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि पहले बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में मूल्य है, 50,000 पहले मूल्य था, अब कितना हो गया, 40,000 हो गया। तो ये लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस है भाई, आज इसका मूल्य घट गया है ना संपत्ति का, तो ये लॉस हो गया। उसी तरह आपको और भी संपत्तियाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 15 मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, जिसमें जर्नल भी सिखा देगा, तुलना करोगे बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में, और रिवाइज का तुलना करोगे ना, एक एक करके आपको जर्नल भी सिखा देगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है आपको वो भी सिखा देगा। तो फिर मैं नेक्स्ट ऑडियो में बात करूँगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।